गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो 10 द लास्ट क्लास हमने जो है बेसिक स्ट्रेंथ या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स को डिस्कस किए थे। इसमें हमारे लास्ट दो छोटे छोटे से टॉपिक पेंडिंग है। एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन और दूसरा थोड़ा सा जो है हम डाइजोनियम साल्ट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एनिलीन्स। तो एनिलीन जनरली जब बेंजीन से डायरेक्ट जब NH2 कनेक्ट होता है उस स्ट्रक्चर को हम बेंजामीन या एनिलीन बोलते हैं। और इसकी हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर होता है दैट विल बी ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस विद रिंग, कि इस रिंग के साथ रेजोनेंस में रहता है। और यहाँ से यदि हम एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं तो हमारे पास टोटली 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वह इंक्रीज करेगी और इसी वजह से इस NH2 ग्रुप को जनरली हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। Groups which increases the electron density at benzene ring are known as activating groups. तो NH2 ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बाय रेजोनेंस और इसी वजह से इसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, और ये नेगेटिव चार्ज इसी चीज को सिग्निफाई करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। अब बेसिक पार्ट जब हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक से पहले तो वहाँ इन सारी चीजों को हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मीनिंग होता है, कैसे हमें पता लगता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इवन रेजोनेंस को भी हमने वहाँ डिस्कस किया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमने वहाँ बनाई थी स्टार्टिंग में। तो इसीलिए मैं इनको यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, जो कंसेप्ट मुझे यूज करना है मैं सिर्फ उसकी बात करता हूँ। तो एनिलीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल बी इंक्रीज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब ESR रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो अटैक करता है हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच साइट। इलेक्ट्रॉन रिच साइट इलेक्ट्रोफाइल विल ऑलवेज अटैक एट ए साइट वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हुई है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो बेसिकली हमें जनरली दो प्रोडक्ट हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे, एक ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और दूसरा जो है वो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। और इसी वजह से एक्टिवेटिंग ग्रुप्स को एक और नाम से जाना जाता है, दे आर नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप because they direct the incoming electrophile to ortho and para position. So this is a simple concept जो हमने देखना है कि एनिलीन के केस में रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज होगी। और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहां अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो बेसिकली हम दो प्रोडक्ट पे एक्सपेक्ट करते हैं, एक ऑर्थो डेरिवेटिव बनेगा एनिलीन का, दूसरा पैरा डेरिवेटिव बनेगा। और क्योंकि NH2 ग्रुप ने इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सेंड किया है तो इसी वजह से इनको बोला जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और जितने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो हमारे मेटा डायरेक्टर होते हैं। चलिए 5 ESR रिएक्शंस हम पढ़ते हैं जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो हमारे सिलेबस में है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और जो लास्ट की दो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन, these are generally known as फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। इनको हम एक ही नाम से जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के नाम से। तो एनिलीन की जहां तक बात है, एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देता है। उसका रीजन क्या है वो आप समझिएगा। एनिलीन की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है और ये बेसिक नेचर का होगा। वो अलग बात है कि वीक होता है बट बेसिक है ड्यू टू लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम।
अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो कैटलिस्ट होता है AlX3, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये लेविस एसिड का काम करता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, ये डेफिशिएंट है, तो जनरली ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो जब ये इसको डोनेट करेगा तो एसिड और बेस मिलके जो है यहाँ पे एक सोल्ट बना लेते हैं। अब स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ नाइट्रोजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मींस इट बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कभी भी एनिलीन जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देता है, बिकॉज द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम आर फॉर्म bond with Lewis acid catalyst which is used in Friedel-Crafts reactions। और Lewis acid catalyst जो होता है वो AlX3 या FeX3 हम जनरली यूज करते हैं यहाँ पे। तो उस Lewis acid के साथ ये क्या कर लेता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बेसिकली, तो एक सोल्ट बनेगा और जिसपे एक स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो फर्स्ट चीज तो ये क्लियर है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस ये नहीं देगा। सेकंड जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं हेलोजिनेशन की, और हेलोजिनेशन में भी हम जनरली बात कर रहे हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन की। अब ब्रोमिनेशन यदि हम कराते हैं यहाँ पे तो दिक्कत ये होती है कि हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलता है बेटा, यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास एनिलीन है, हमने इसकी ब्रोमिनेशन कराई है यहाँ पे, तो इसकी ब्रोमिनेशन कराने से हम जनरली एक्सपेक्ट करते थे कि हमें एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, बट यहाँ पे क्या हुआ है, जो दोनों ऑर्थो पोजीशन थी वहां भी आर जुड़ गया है, और एक जो पैरा पोजीशन थी वहां भी ब्रोमीन जो है वो अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें यहाँ मिला है, और जिसका नाम रहेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, और इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं बेटा। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एनिलीन के लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो बेसिकली ऐसा हुआ क्यों है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो एनिलीन होता है, NH2 ग्रुप जो होता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिवेटर ग्रुप वी हैव। जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हमारे पास होते हैं उनमें से काफी अच्छा एक्टिवेटर होता है ये, और यही प्रॉब्लम है कि इसकी एक्टिवेटिंग पावर इतनी ज्यादा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल को तीनों की तीनों पोजीशंस पे डायरेक्ट ऐड कर देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ऑर्थो पैरा पे कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा आपको यहाँ पे। बट इफ वी वांट टू मेक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो उस केस में हमें वही कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, दैट इज असाइलेशन। असाइलेशन हम करेंगे यहाँ पे, और असाइलेशन करने से क्या हुआ था ये भी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। असाइलेशन करने से इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था ये दो पार्ट्स में रेजोनेंस में डिवाइड हुआ था, एक CO बॉन्ड के साथ और दूसरा रेजोनेंस एसिलीन के साथ। तो जनरली असाइलेशन से जो एक्टिवेटिंग टेंडेंसी है NH2 ग्रुप की वो डिक्रीज कर जाती है, और फिर यहाँ पे हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को बना सकते हैं। बट यदि आप डायरेक्ट कराओगे ब्रोमिनेशन तो ये आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन देगा। तो असाइलेशन कराने के लिए हम एसिड अनहाइड्राइड का यूज करते हैं। अब पायरिडीन बेसिकली एक बेस होता है, और इस बेस का जनरली काम यहाँ पे क्या है कि यहाँ एक बाई प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड CH3COOH, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन में। तो असाइलेशन होगी, असाइलेशन का मतलब है एक हाइड्रोजन ग्रुप हटके असाइल ग्रुप जुड़ेगा, और असाइल ग्रुप हमने किसको बोला था, COR को। तो यहाँ पे जो हमने R कंसीडर किया है वो है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा। और यदि इसकी आयुपैक नेम की हम बात करते हैं तो इट विल बी N-फिनाइल इथेनामाइड। नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल है तो N-फिनाइल, और 2 कार्बन है तो इसके लिए लिखा जाएगा ये इथेनामाइड। और N-फिनाइल इथेनामाइड का एक और नाम होता है जिसको हम एसिटोनालाइड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अब ये बना है, यहां से लॉजिक क्या चेंज हुआ है वो आप समझिएगा। जैसे ही असाइलेशन यहाँ पे होती है तो इस NH2 ग्रुप की जो एक्टिवेटिंग टेंडेंसी थी वो डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर था वो 2 पार्ट्स में रेजोनेंस में चला जाता है। एक चला जाता है विद रिंग और दूसरा चला जाता है विद C डबल बॉन्ड।
तो इससे जो एक्टिवेटिंग पावर है NH2 ग्रुप की वो कम हो जाती है। इसके बाद जब हम इसकी ब्रोमिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो जनरली यहां से होगा क्या, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव हमें मिलेगा। ध्यान रखिएगा दोनों मिलेंगे यहां से, बट मैंने जो है वो मेजर प्रोडक्ट को पिक किया है। पैरा जो है वो मेजर बनेगा ड्यू टू स्टीरिक रीजंस, तो ऑर्थो भी बनेगा साथ में, बट वो माइनर अमाउंट में बनेगा। तो हमने मेजर प्रोडक्ट लिया है पैरा ब्रोमो एसिटामाइड। उसके बाद जब मैं इसको हाइड्रोलाइज कराऊंगा, चाहे एसिडिक मीडियम में कराऊं चाहे बेसिक मीडियम में कराऊं, तो एनिलीन जो है वो दोबारा से रीजनरेट कर जाता है। NHCOCH3 जो है वो चेंज हो जाएगा वापस NH2 के अंदर। तो यहां से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो एनिलीन को यदि मुझे पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो मुझे पहले वहां पे एसाइलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको मैं चेंज कर दूंगा। डायरेक्ट आप यदि ब्रोमिनेशन करोगे एनिलीन की तो वो हमेशा आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन देगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो असाइलेशन का कंसेप्ट जनरली हम यूज करते हैं अमीन्स के अंदर जब हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि जब हम डायरेक्ट रिएक्शंस यहाँ पे कराएंगे तो NH2 ग्रुप की एक्टिवेटिंग पावर की वजह से जनरली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिला है। यहाँ पे देखिएगा, तो दिस इज ऑल अबाउट हैलोजिनेशन जो हमने डील करना है ब्रोमिनेशन में। यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे बेटा वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल, तो इनको बड़े ध्यान से आपने समझना है। कई बार पूछ लिया जाता है व्हाई असाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट, या व्हाट इज पर्पस बिहाइंड असाइलेशन ऑफ एनिलीन। तो असाइलेशन के पीछे जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि हम इस NH2 ग्रुप की एक्टिवेटिंग पावर को डिक्रीज करते हैं। और वो डिक्रीज कैसे होती है, मैं लास्ट क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था, मैं अब भी एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा वो डिक्रीज कैसे करेगी। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है एसिटामाइड, इसको मैं यहां लिखता हूं, देखिएगा ये स्ट्रक्चर हमारे पास बना है NHCOCH3। तो जनरली ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था ये C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में जाएगा, और जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी CO नेगेटिव CH3। तो यहाँ यदि आप देखोगे तो नाइट्रोजन एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, तो रिंग के साथ ये लेस अवेलेबल रहेगा डोनेशन में। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी है हमारी ब्रोमिनेशन, वो हमने डिस्कस की। इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रेशन की और सल्फोनेशन की। चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी रिमेनिंग दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। एक रहती है हमारी नाइट्रेशन और दूसरी है सल्फोनेशन। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे और उस पार्ट पे बेसिकली फोकस करेंगे जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो जनरली यहाँ से 3 क्वेश्चंस हैं बेटा जो बार बार रिपीटेडली बोर्ड में पूछे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट पॉसिबल। एनिलीन की यदि हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होती। इसका रीजन ये है कि जो जनरली ये जो हमने यूज किया है नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड जहां से NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था ESR के अंदर, एनिलीन के साथ नाइट्रो जो कंपाउंड यहां से बनेगा दैट विल रिएक्ट विद दिस NH2 ग्रुप। नो डाउट यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव बनेंगे, बट उनके साथ में सम नाइट्रो कंपाउंड्स विल बी आल्सो फॉर्म्ड, क्योंकि ये जो NO2 होगा या जो नाइट्रिक एसिड है दैट विल आल्सो रिएक्ट विद दिस NH2 ग्रुप। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ साइड बाय प्रोडक्ट बनते हैं जो स्टे करेंगे रिएक्शन के अंदर, और उसी चीज को जनरली टेरी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, टेरी ऑक्सीडेशन। अलोंग विद ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव जो हमें चाहिए था, उनके अलावा कुछ और प्रोडक्ट भी यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि ये जो NO2 होगा दैट विल रिएक्ट विद दिस NH2 ग्रुप। तो ESR में तो जाएगा ही जाएगा, बट NO2 जो है वो इस NH2 के साथ भी रिएक्ट करेगा जनरली नाइट्रिक एसिड जो हमने यहाँ पे यूज किया है।
तो वो जनरली पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वहां पे कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं जिसको हमने टेरी ऑक्सीडेशन बोला है। सेकंड जो है, यदि हमारे पास मीडियम जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम यदि हो जाए, तो वहां पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा आइसोमर इज फॉर्म्ड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। नॉर्मली जब हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था ESR को, तो वहां हमने इस चीज पे फोकस किया था कि NH2 जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो जनरली यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट हमें मिलने चाहिए थे वो मिलने चाहिए थे पैरा और ऑर्थो, बट यहाँ पे हमें मेटा मिला है। यदि मेटा मान लीजिए 2% के आसपास बनता, 47% ऑर्थो बनता, तब भी हम इस चीज को एक्सप्लेन कर पाते बड़ी आसानी से कि ये एक्टिवेटिंग है, इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। बट यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो मेटा विल बी फॉर्म्ड इन 47% मेटा आइसोमर यहाँ पे बना है। 2% के नियर अबाउट ऑर्थो बनता है और 51 के आसपास जो है वो आपका पैरा कंपाउंड बनेगा। तो इसी चीज को हमने एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। यदि मैं स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस की बात करता हूं तो जनरली उस केस में क्या होता है वो देखिएगा। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एसिडिक कंडीशंस है तो हमारे पास प्रोटॉन भी होगा। जनरली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को देगा एंड इट विल बी चेंज टू दिस आयन NH3 पॉजिटिव, जिसको हम एनिलीनियम आयन बोलते हैं। अब एनिलीनियम आयन की यदि मैं बात करता हूं तो यदि डायरेक्टली कनेक्टेड एटम जो बेंजीन से होता है यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो दैट स्पीसीज विल बिहेव एज डीएक्टिवेटिंग, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करती है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमें पता है कैसे होते हैं, दे आर मेटा डायरेक्टर। तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग को मैंने अब बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन किया था जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पार्ट को हमने डील किया था। मेन पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने रिवाइज किया था ऑर्गेनिक को। तो जिसको एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग में प्रॉब्लम है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो वो एक बार प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो बेसिकली होता ये है कि इन स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस एनिलीन विल चेंज टू एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन में चेंज हो जाएगा। और ये जो एनिलीनियम आयन है दिस विल बी ए डीएक्टिवेटर ग्रुप, डीएक्टिवेटर होता है। तो इसी की वजह से यहाँ जो हमें मिलता है दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा आइसोमर अंडर स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस। तो ध्यान रखिएगा एनिलीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है नो डाउट, बट यदि हम स्ट्रांगली कंडीशंस की बात करते हैं, एसिडिक कंडीशंस को यदि स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो उस केसेस के अंदर जो एनिलीन है वो प्रोटोनेट होकर किसमें चेंज हो जाता है, इट विल बी चेंज टू एनिलीनियम आयन जो कि डीएक्टिवेटर होता है। और इसी वजह से यहाँ पे जो है 47% के आसपास मेटा आइसोमर बनता है। थर्ड सिमिलर है, जैसा हमने ब्रोमिनेशन किया था, यदि हमें मोनो ब्रोमिनेशन कराई थी तो असाइलेशन हमने वहां यूज की थी। सिमिलरली यदि हमें मोनोनाइट्रेशन करानी है तो उस केस में भी हमें असाइलेशन को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने असाइलेशन कराई है, यहाँ से एसिटिनालाइड बनेगा, फिर हमने नाइट्रेशन कराई है, पैरा पे NO2 जुड़ेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। नो डाउट यहाँ पे ऑर्थो भी बनेगा, बट ऑर्थो जो है दैट विल बी फॉर्म्ड इन ए लेसर अमाउंट एज कंपेयर टू पैरा। उसके बाद हमने इसको हाइड्रोलिसिस कराया है, तो हाइड्रोलिसिस कराने से जो NHCOCH3 था दैट विल बी रीजनरेट टू NH2, NH2 में चेंज हो जाएगा हमारा। तो बेसिकली नाइट्रेशन में ये दो क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं बेटा कि व्हाई मेटा आइसोमर इज फॉर्म्ड इन स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस एंड हाउ कैन यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये चीज आपने बड़े अच्छे से समझनी है कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ द टेरी ऑक्सीडेशन। और टेरी ऑक्सीडेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया है कि जो नाइट्रिक एसिड है दैट विल रिएक्ट विद दिस NH2, तो along with ortho para there are some other compounds will be formed in this reaction। तो वो जो साइड बाय प्रोडक्ट बनते हैं बेसिकली वो स्टे करते हैं रिएक्शन के अंदर और उसी चीज को यहाँ बोला गया है टेरी ऑक्सीडेशन। सेकेंड हमने पढ़ा है कि स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस में मेटा आइसोमर का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट यहाँ बनता है। तो उसका रीजन हमने ये देखा है कि अंडर स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस एनिलीन विल प्रोटोनेट टू फॉर्म एनिलीनियम आयन
which is a deactivator या which is a deactivating group. Since deactivating groups are meta director, therefore a significant amount of meta isomer will be formed in the reaction. और लास्ट हमने चेंज किया है कि if we have to bring about a mononitration of aniline, then we have to do this by acylation method. फर्स्ट हमने एसाइलेशन किया है, फिर हमने नाइट्रेशन किया है, और लास्ट में हमने एनिलीन को रीजेनरेट करने के लिए वहां पे हाइड्रोलिसिस की है. आप किसी भी मीडियम में हाइड्रोलिसिस को कर सकते हो, एसिडिक और बेसिक. चलिए लास्ट जो है हमारे पास दैट इज सल्फोनेशन. तो सल्फोनेशन की यदि मैं बात करता हूं तो सल्फोनेशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेसिकली वो होता है SO3, जो कि एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जब हम उसको प्रोडक्ट में देखते हैं तो वो लास्ट में चेंज हो जाता है SO3H के अंदर. तो सिमिलर तरीके से हम इसको डील करते हैं. हमने एनिलीन लिया है. एनिलीन जनरली हमने पढ़ा था कि इट विल बी बेसिक इन नेचर. बेसिक होता है क्योंकि लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, आल्दो वीक बेस है बट इट विल बी बेसिक. कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा इट विल ओवर एसिड. तो नॉर्मली ये हम पढ़ते हैं कि जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है. तो यहाँ उसको मैंने 2 स्टेप में दिखाया है. फर्स्ट स्टेप में ये जो हमारा बना है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये सोल्ट बना है. और सेकंड केस में जब इसको हम हीट करेंगे इन दिस टेम्परेचर रेंज, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट होके हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सल्फेनिलिक एसिड. तो ये जो हमारा बना है दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन. सल्फेनिलिक एसिड बनेगा यहाँ पे. बट यहाँ पे जनरली ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होती है, बिकॉज देयर विल बी प्रोटॉन एक्सचेंज बिटवीन दिस NH2 ग्रुप एंड SO3H ग्रुप. ये एसिडिक ग्रुप में ध्यान से देखिएगा SO3H, और NH2 ग्रुप हमें पता है बेसिक ग्रुप है, यहाँ लोन पेयर है. तो बेसिकली होता ये है, ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा और NH2 जो है उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा. तो बेसिकली यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं, NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव. तो इक्विलिब्रियम में रहता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ज्विटर आयन बनेगा यहाँ पे. बट यदि सिंपली आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, दैट इट विल बी सल्फेनिलिक एसिड. ये हमारा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है. ज्विटर आयन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इसकी जो सारी डिटेल्स है वो हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जब हम प्रोटीन्स की बात करेंगे. तो बेसिकली ज्विटर आयन जो होता है एक डाइपोलर स्पीसीज होती है, डाइपोलर न्यूट्रल स्पीसीज. डाइपोलर का मतलब है हैविंग 2 चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा. एंड न्यूट्रल मींस जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही वहां पे नेगेटिव चार्ज भी होगा. तो एक ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो बट दैट कैरी डाइपोल, जिसमें प्लस माइनस चार्ज आता हो, उस स्ट्रक्चर को जनरली हम ज्विटर आयन बोलते हैं. इसको हम काफी ज्यादा डिटेल में डील्स करेंगे जब हम प्रोटीन्स की बात करेंगे, जहां पे अल्फा अमीनो एसिड का जिक्र होता है. तो वो नेक्स्ट यूनिट का पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स का. बट अभी के लिए आपने याद रखना है कि सल्फोनेशन के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सल्फेनिलिक एसिड, और वही जो है वो रिवर्सिबली चेंज होता रहता है ज्विटर आयन के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट ESR ऑफ एनिलीन्स. तो बेसिकली हमने 5 ESR पढ़नी थी, जिनमें से 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती हैं दैट इज फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन. उनको एनिलीन नहीं देता है, उनको हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, क्योंकि NH2 के पास जो लोन पेयर है दैट विल बी यूज्ड विद द लेविस एसिड कैटलिस्ट, और वहां पे सोल्ट बन जाता था. फिर हमने ब्रोमिनेशन की बात की थी, फिर नाइट्रेशन का एक्सप्लेन किया गया, फिर सल्फोनेशन का एक्सप्लेन किया गया है. तो जनरली ये जो 3 रिएक्शंस हैं, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, इनको बड़े ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्ट रीजनिंग टाइप का बनता है बेटा. जनरली पूछा जाता है स्टेटमेंट की फॉर्म में कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसका जो पर्टिकुलर रीजन है वो आपको दिमाग में रखना है. और इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आप NCERT एक्सरसाइज देखोगे, वहां भी आपको मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस. और यदि आप प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां भी जो हमने ये बात की है, तीनों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली. तो इन चीजों को ध्यान से पढ़िएगा. लास्ट जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट या डाइजोनियम कंपाउंड्स. Although this part
इज नॉट इन द सिलेबस फॉर दिस सेशन, बट फिर भी एरोमेटिक कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है और उससे कौन कौन सी रिएक्शन हम लिंक कर सकते हैं, वो जनरली एरोमेटिक कन्वर्जन में पूछी जाती है। दो पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज नहीं होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि जो एरोमेटिक कन्वर्जन आपसे कराया जाएगा वो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। सेकंड ये है कि फिर यदि एरोमेटिक कन्वर्जन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहीं पे यूज होगा तो फिर उससे रिलेटेड जो रिएक्शंस है वो हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि किस केस में क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो लास्ट जो हम उसको डील करेंगे, उसको आप नोट्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट सिर्फ मेजर जो प्रोडक्ट बनेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिएक्शंस के, वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस रिएजेंट के साथ कौन सा प्रोडक्ट है जो कि बनेगा वहां पे। तो लास्ट है हमारे लिए वो, उसी को हम डील करेंगे नेक्स्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम कंपाउंड्स। चलिए हम लास्ट पार्ट जो हमारा रहता है उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, डाइजोनियम कंपाउंड्स। और डाइजोनियम कंपाउंड्स की यदि मैं बात करता हूँ, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। X यहाँ पे हैलाइड भी हो सकता है, कोई और आयन भी हो सकता है, और जनरली ये जो ग्रुप है N2 पॉजिटिव, दिस ग्रुप इज नोन एज डाइजोनियम ग्रुप। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो N2 पॉजिटिव है इसको कहा जाता है डाइजोनियम ग्रुप, और इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो होगी हमारे पास दिस, ऐसी स्ट्रक्चर रहेगी N2+। तो हमें जो मेनली यहाँ पे डील करना है वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और जिसकी स्ट्रक्चर ये होगी, N2Cl लगा होगा बेंजीन से। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। फर्स्ट ये है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ज्यादा स्टेबल क्यों होता है एज कंपेयर टू एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। यदि मान लीजिए मैं इसकी बात करूं और एक एग्जांपल मान लीजिए मैं चूज करता हूं CH3N2 प्लस Cl नेगेटिव, दिस इज एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज एरोमेटिक डाइजोनियम क्लोराइड। तो जो एरोमेटिक डाइजोनियम क्लोराइड्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एलिफेटिक। अब इस चीज का जो रीजन है वो रीजन है ये यहाँ पे रेजोनेंस, क्योंकि जो एरोमेटिक डाइजोनियम सोल्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का चार्ज होता है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रिंग, तो रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होती है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, आप बना के देख लीजिएगा इनको। जनरल जो स्ट्रक्चर है वो ये होती है, जो Cl नेगेटिव है वो काउंटर आयन है, इसके आसपास ही रहेगा, इसकी विसिनिटी में कहीं। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो बात करनी है सम इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कुछ रिएक्शंस हैं जो हमने पढ़नी है, वो सारी की सारी मैंने यहाँ मेंशन की है, और जनरली इनका यूज होता है एरोमेटिक कन्वर्जन्स के अंदर बहुत ज्यादा। जहां तक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन की बात है तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम एनिलीन बाय द प्रोसेस नोन एज डाइजोटाइजेशन। एक प्रोसेस होती है जिसको डाइजोटाइजेशन कहा जाता है, और उस डाइजोटाइजेशन प्रोसेस से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं, और वो प्रोसेस होती है एनिलीन की हम रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ, या फिर इसी का एक अल्टरनेट होता है सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। जब इसको हम हीट कराते हैं अंडर कंडीशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहां से ये कंपाउंड बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये जो प्रोसेस है द कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन, इस प्रोसेस को डाइजोटाइजेशन कहा जाता है। तो बेसिकली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कुछ रिएक्शंस हैं जिनको हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, और वो रिएक्शंस यहाँ पे मेंशन है 1 by 1। इनमें से कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हेलोएरेन्स के अंदर, और यदि मैं बात करूं फर्स्ट 3 रिएक्शंस की तो ये सारी की सारी हम डील कर चुके हैं वहां पे बेटा।
तो फर्स्ट की यदि मैं बात करूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं कॉपर हैलाइड और HX की प्रेजेंस में, या फिर किसी के लिए मैं ये भी यूज कर सकता हूं रिएजेंट Cu2X2HX, तो हेलोबेंजीन बनता है बेटा। और सिमिलर काम होता है कॉपर पाउडर और HX के साथ, यहां भी हेलोबेंजीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम कॉपर पाउडर यूज करते हैं, यहाँ कॉपर का साल्ट होता है। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी, इसको हम बोलते हैं सैंडवियर रिएक्शन। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब एराइल हैलाइड की बात हुई थी। सेकंड भी सैंडवियर रिएक्शन का ही पार्ट है, बट यहाँ पे CuCN KCN हम लेके चले हैं और साइनोबेंजीन प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। थर्ड केस में यदि मैं बात करूं कॉपर पाउडर और HX यदि मैं लेके चलता हूं, दिस रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन है गेटरमैन और दूसरी है गेटरमैन कोच। गेटरमैन कोच रिएक्शन हमने पढ़ी थी इन द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, बेंजील्डिहाइड बनाने में यूज होती है। बट ये है गेटरमैन रिएक्शन जो डाइजोनियम क्लोराइड को चेंज करती है हेलोबेंजीन के अंदर। थर्ड, यदि मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं कि आई के साथ और उसको वार्म कर दूं, तो यहां से आइडोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। फोर्थ, वाटर के साथ रिएक्ट कराएं इसको, तो यहां से फिनोल एज ए मेजर प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। और ये जो दो रिएक्शंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको ध्यान से समझिएगा हुआ क्या है यहाँ पे। अब फर्स्ट केस में HBF4 लिया है हमने और उसको हमने हीट किया है। सेकेंड केस में, अब फर्स्ट केस में HBF4 हमने लिया है बट यहां हीटिंग की थी, यहां हीटिंग नहीं की है, और फिर इसको रिएक्ट कराया है NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और इसको हीट किया गया है। तो दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं वो अलग अलग बनेंगे, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फ्लोरोबेंजीन, और सेकंड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। तो ध्यान रखिएगा, हाउ कैन वी कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू फ्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन। दोनों में सेम चीज है, बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि फर्स्ट केस में हमने वहां हीटिंग इन्वॉल्व की है, सेकंड केस में वो हीटिंग नहीं दी गई। सिमिलर बेसिस पे ये जो दो रिएक्शन यहां लिखी गई है, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज डायरेक्टली चेंज टू बेंजीन। तो फर्स्ट है, यदि हम इसकी रिएक्शन करा दें इथेनॉल के साथ ETOH, दिस इज सेम एज C2H5OH। या फिर सेकंड है, हम इसकी H3PO2 के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो H3PO2 जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको हाइड्राइड देगा ये और वो इसको रिड्यूस कर देगा और चेंज कर देगा बेंजीन। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिनमें से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई है। बाकी स्टार्टिंग की 3 रिएक्शंस हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। इन केसेस में कुछ है नहीं, या वाटर के साथ करोगे तो आपका फिनोल बनेगा, KI के साथ करोगे तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आइडोबेंजीन होगा। इनके अलावा जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड 2 रिएक्शंस और देता है, जनरली कपलिंग रिएक्शंस होती हैं वो, उनको हम एक बार और देख लेते हैं। कपलिंग रिएक्शंस व्हिच आर कंफर्मेटरी फॉर फिनोल एंड एनिलीन। एनिलीन और फिनोल के लिए यदि मैं बात करता हूं तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट होती है, देखिएगा ध्यान से। सिंपल सी रिएक्शंस है दोनों। मान लीजिए ये हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और यहां हम लेके चलते हैं फिनोल। तो यहां पे एक हाइड्रोजन होता है हमारे पास। तो फर्स्ट केस की यदि मैं बात करता हूं, this will be a BDC benzene diazonium chloride and this is our phenol। तो जनरली जो है ये रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में रहेगी हमारी। अब यहां से होता ये है कि HCl जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, और जैसे ही HCl एलिमिनेट होगा तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन।
पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कपलिंग रिएक्शन है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है फॉर फिनोल। कलर्ड डाई बनती है यहां पे जनरली। सेम काम एनिलीन के साथ भी होता है, बट वहां पे डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि एक तो फिनॉल जो है वो एनिलीन में चेंज हो जाएगा। नाउ दिस विल बिकम आवर एनिलीन। और दूसरा ये है कि यहाँ जो मीडियम है वो भी चेंज हो जाता है। एनिलीन खुद बेसिक मीडियम का है, तो जनरली ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। और यहाँ जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, नाउ दिस विल बी दिस पैरा अमीनो एजोबेंजीन। दोनों केसेस में सिमिलर टाइप की रिएक्शन होती है। HCl एलिमिनेट होगा दोनों जगह से और इंसर्ट हो जाएगा डाइजो ग्रुप। N2 जो ग्रुप है बेसिकली वो इंसर्ट करेगा दोनों केसेस में। दोनों कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं एनिलीन और फिनोल के लिए। कंफर्मेटरी टेस्ट में आप इनका यूज कर सकते हो। और दोनों के केसेस में कलर्ड डाई हमें मिलती है। एक केस में ऑरेंज डाई हमें मिलेगी, दूसरे केस में येलो डाई हमें मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो हमने पढ़ना था इसके बारे में। वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, बट फिर भी एरोमेटिक कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिस्कस किया है। तो जो रिएक्शंस हमने यहाँ लिखी थी उनके प्रोडक्ट्स जो मेजर बनते हैं वो आपको वहाँ पे ध्यान रखने हैं, ताकि यदि कहीं वो एरोमेटिक कन्वर्जन में यूज हो तो हमें ये याद रहे कि आप किस रिएजेंट के यूज करने से कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो अमीन्स में जो पार्ट हमने डिस्कस करना था बेसिकली वो यही है हमारा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा बायोमोलिक्यूल्स को, जो कि एक थ्योरेटिकल यूनिट है, काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू अदर्स जो पार्ट हमने ऑर्गेनिक का डील किया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।